नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज शुरुआत अफगानिस्तान के पंजशीर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज से। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान ने अपना पूरा फोकस पंजशीर प्रांत के कब्जे में लगा दिया है। खबर है कि पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने अपने लड़ाकों की फौज वहां भेजी थी, जिसका पंजशीर में मौजूद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी एनआरएफ के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एनआरएफ के प्रवक्ता मोहम्मद फहीम दश्ती ने बताया कि आमने सामने की लड़ाई में उनके जवानों ने तालिबानी लड़ाकों को पीछे धकेल दिया है। एनआरएफ का दावा है कि इस लड़ाई में 7 से 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं और इतने ही घायल भी हुए हैं। एनआरएफ के प्रवक्ता के मुताबिक इस लड़ाई में उनके भी कुछ जवान घायल हुए हैं। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, मोहम्मद फहीम दश्ती ने उन सारी खबरों को खारिज किया जहां तालिबान के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर दिया है। ये तो कह रहे हैं कि उस वादी के एंट्रेंस पे ही उनको रोक लिया गया और रेजिस्टेंस की फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, रेजिस्टेंस के कुछ जो योद्धा हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन तालिबान को मुंह की खानी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। देखिए, ये इस लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर है आनंद के अभी एनआरएफ की तरफ से ही 2 रोज पहले न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान ने प्रयास नहीं किया है घुसने का, और ये पहला प्रयास है जब क्लैश हुआ है एनआरएफ और तालिबान के बीच में। अगर हम एनआरएफ की बातों को माने तो ये बड़ी झड़प हुई है, बड़ी क्लैश हुई है तालिबान और एनआरएफ के बीच बीती रात, जिस पर एनआरएफ ने साफ तौर पर बयान जारी किया है और कहा है कि तालिबान जो है वो घुस ही नहीं पाए हैं पंजशीर वैली में, जिस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे थे। और 7 से 8 आतंकी तालिबान के मारे गए हैं और इतने ही लोग एनआरएफ के घायल हुए हैं। तो ये बड़ी पुष्टि इस बात की भी है कि जो बातचीत चल रही थी, एनआरएफ ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि बातचीत का दौर जारी है, लेकिन इस बीच झड़प की खबरें आना भी ये बात सवाल खड़े करेगा कि क्या एनआरएफ और तालिबान के बीच जो निगोशिएशन चल रहा है उस पर ये कितना असर डालेगा। जी, क्योंकि नेगोशिएशन में एक बात ये थी कि कंसेंसस इसी बात पे बनता कि तालिबान जो है अपनी सरकार वहां सत्ता को वहां पर आजमाइश, जनता की आजमाइश के बाद वहां पर आजमाए और वहां पर काबिज करे। खुद बंदूक के दम पर नहीं, उन्हें गणतंत्र चाहिए था, गणतंत्र नहीं। ये बात जो है ये नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के मोहम्मद फहीम दश्ती ने कही थी। CNN न्यूज 18 से भी उन्होंने बात की थी और कहा था बातचीत तो चल रहा है लेकिन लड़ना है तो हम लड़ते रहेंगे। ये बात और ऐसी ही लड़ाई 90 के दशक में भी हुई थी, लेकिन उस वक्त इस फ्रंट को अहमद शाह मसूद और अमरुल्ला सालेह जैसे उस वक्त के जो लड़ाके थे, ताजिक लड़ाके, उनको ताजिकिस्तान, रूस, भारत और कई अन्य देशों से सपोर्ट था। लेकिन अब की बार ये लोकल फाइट है, इनको फिलहाल कोई भी मदद मौजूद नहीं है। कब तक ये लड़ पाएंगे, कब तक पंजशीर की रक्षा कर पाएंगे? आज तक पंजशीर पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। ताजिक ही रहे हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, ये उनके कब्जे में ही रहा है। ये बात भी सही है। जावेद, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि NDS यानी अफगानिस्तान की पुरानी सेना से जुड़े सभी अधिकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के रेडार पर हैं। साथ ही इस पर चीन की नजर भी है, उनके हाथ भी ये डेटा लग गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद सेना से जुड़े अधिकारियों को माफ करने की जो बात कही थी वो महज दिखावा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही तालिबान के आतंकियों ने सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। दरअसल अफगानिस्तान की पुरानी सेना में भारत के देहरादून में मौजूद IMA से पास आउट हुए कई सारे अधिकारी हैं। यही वजह है कि ISI और तालिबान उन पर नजर बनाए हुए है। ISI इस बात पर भी नजर बनाए हुए है कि कहीं ये लोग भारत से संपर्क में तो नहीं है। IMA में ट्रेनिंग से उन्हें तकलीफ नहीं है, वो किस किस से कहां पर क्यों संपर्क में है
और 15 अगस्त को जब ये लड़ाई हुई थी अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच में, तो इनमें से ही कुछ लड़ाके थे जिन्होंने कई सारे तालिबानियों को मार भी गिराया था। लेकिन वो जो बात सुलह की थी, वो जो बात मॉडरेट अप्रोच की थी कि हम सबको साथ लेकर इंक्लूसिव होकर चलना चाहते हैं, वो सिर्फ महज बात ही निकली। अब सारे ट्रूप्स, यूएस और नेटो ट्रूप्स, अमेरिकी ट्रूप्स और नेटो के ट्रूप्स अफगानिस्तान से बाहर क्या हुए, इनका असली चेहरा सामने निकल कर आता हुआ दिख रहा है। नीरज, भारत इसे कैसे देख रहा है? भारत सरकार की तरफ से क्या अभी कोई फिलहाल प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि सारा बायोमेट्रिक एविडेंस और डेटा जो है इसको एनडीएस के ऑफिस के अंदर आईएसआई और चीनी एमएसएस के लोग खंगाल रहे हैं। देखिए, एनडीएस के जो लोग थे आनंद, पहले से ही तालिबान और आईसिस के निशाने पर थे और आईसिस एक बार फिर से सक्रिय हो गया तालिबान के सत्ता में आने के बाद तालिबान के खिलाफ। लेकिन एनडीएस के सोल्जर के साथ दिक्कत ये थी कि वो दोनों के निशाने पे थे। दोनों संगठन एक दूसरे के भले विरोधी हैं, लेकिन एनडीएस के सोल्जर जो कि अफगानिस्तान सरकार से जुड़े हुए थे, वो दोनों के निशाने पर थे। और भारत वहां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था, विकास की योजनाओं में को लेकर काम कर रहा था। लेकिन अगर एनडीएस के सोल्जर को वीजा देने की स्थिति, जो लोग, जब ये अब तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वीजा देना है कि नहीं इनको, ये इस तरह का कोई फैसला होगा तो जरूर भारत सरकार आने वाले वक्त में डिसाइड करेगी। लेकिन हाँ, ये लोग निशाने पर हैं आईसिस और तालिबान के। लेकिन भारत की भूमिका अभी आने वाले वक्त में पता चलेगी, क्योंकि भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। और अफगान से जुड़े लोगों का भी मानना है, जो कि विभिन्न देशों में इस वक्त रिफ्यूजी के तौर पे गए हैं, बाहर निकले हैं काबुल एयरपोर्ट से बड़ी मुश्किल से, उनका भी मानना है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत की वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी बेहतर है, क्योंकि तमाम पश्चिमी देश भी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। और एक और महत्वपूर्ण बात आनंद, कल ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि उनका जो दूतावास जो था यहाँ अफगानिस्तान में, अब वहाँ सस्पेंड है और जो भी अफगानिस्तान के मसले होंगे वो दोहा के माध्यम से वो तय करेंगे, दोहा के माध्यम से सारा काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। जब तक तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, किसी भी तरह का फैसला भारत सरकार अभी नहीं कर सकती। और तालिबान खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि नहीं, क्योंकि तालिबान के अंदर भी कई सारे गुट हैं और तालिबान के भी कई सारे लोगों से, कई सारे देशों से और कई सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं, जैसे आईएसआई है, रावलपिंडी का वो शूरा है जो कि वहाँ पर सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजाई, जिनसे मैंने बात की थी, तालिबान के शूरा के मेंबर हैं और नंबर 3 हैं तालिबान के लीडरशिप में। उन्होंने भी आज से 20-25 साल पहले आईएमए में ही ट्रेनिंग हासिल की थी। तो तालिबान में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ देहरादून में ट्रेनिंग हासिल की थी। हाँ, पर वो वक्त और था, ये दौर अलग है। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान अब खत्म हो चुका है। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के सैनिकों के जाते ही तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट के सामने काबुल एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका और दूसरे देशों की बड़ी संख्या में हथियार जो है, असला, बारूद और कैश, अमेरिकी डॉलर, 100 की गड्डियां, 100 डॉलर की गड्डियां, कमरा भर भर के, इतना पैसा उनके पास है। अब तालिबान के पास इस वक्त 8,000 सेना के ट्रक, 600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये वो आधुनिक और घातक हथियार हैं जिससे अमेरिका ने अफगान सेना को मुहैया कराया, लेकिन जिस पर अब तालिबान चढ़ बैठा है और अपनी नई ताकत की आजमाइश कर रहा है। मतलब ये कि इस वक्त तालिबान अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास मौजूद हैं। सवाल अब यह है कि इन हथियारों का तालिबान किस तरह से इस्तेमाल करेगा। एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। दानवीर सिंह जी, सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। अब्दुल जजाई, पूर्व एमपी भी हैं अफगानिस्तान से। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एम्बेसडर चक्रवर्ती की जिस तरह का असला बारूद अमेरिकी सेना छोड़ के गई है, अब उनका दावा है कि कई सारे प्लेन और कई सारे टैंक्स को वो डिसेबल करके गए हैं, लेकिन जिस तरह का आर्म्स एंड एम्युनिशन अब तालिबान के पास है, बहुत ही खतरनाक है। पिनाक रंजन जी, एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते, आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। बहुत कम आ रही है आनंद,
इसलिए आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। पर अगर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, तो आपने वो हथियारों की बात करी थी अभी जी। कि उसका क्या होगा, तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। वो ये है कि ये हथियार जितने भी हैं, अब अमेरिकन्स तो काफी चीजों को डिसेबल कर गए होंगे, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, पर उस डिसेबल करने का ये मतलब नहीं है कि ये फिर से ना उड़ पाए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान उनको मदद करेगा। उसमें से शायद वो कुछ ले भी जाएगा अपने साथ। चाइना ने पहले भी ऐसे, अब आपको याद होगा जब ओबीएल का, ओसामा बिन लादेन का हुआ था, तो एक या दो हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गए थे वहां उस एक्शन में। तो वो पाकिस्तान ने बटोर के चाइना को दे दिया था, क्योंकि उसकी जो पुर्जे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो चाइना कॉपी करता रहा है, जैसे सोवियत प्लेन्स भी उन्होंने कॉपी की है। तो मुझे लगता है कि वो एक सिलसिला जरूर चालू होगा कि चाइना पाकिस्तान मिलके उसको, और चाइना पाकिस्तान में तो गठजोड़ है ही, मतलब जो हथियार बनाने का जो आपस में उनका जो गठजोड़ है। तो मुझे लगता है वो कई सारी चीजें तालिबान से वो लेकर, पैसे दे देंगे शायद, वो भी करेंगे, वो खरीद लेंगे या और ले जाएंगे उसको, तो वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब इधर बात यह है कि अगर वो चालू करें तो तालिबान के पास क्या क्वालिफाइड पायलट्स हैं, तो फिर तो वो एक ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू होगा, जो चाइना पाकिस्तान दोनों मिलके उनको ट्रेनिंग देंगे कि अच्छा आप कैसे उड़ाएंगे। पर एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनके हाथ में, अगर तालिबान के हाथ में ये एक एक्स्ट्रा आर्म आ गया जो एयरफोर्स का है, तो उससे वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, पाकिस्तान को भी खतरा हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। ये तो अभी सब देखना है कि आगे किस तरह से ये बात आगे लेकिन फिलहाल तो ये हेलीकॉप्टर लोगों को सरेआम सामूहिक रूप से टांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नल दानवीर सिंह, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वहां गणतंत्र के तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरी तरह से गणतंत्र लग रहा है। बंदूक के दम पर सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबानी। हाँ बिल्कुल, तालिबान कैसे अपना चरित्र और बदल सकता है, चेहरा जरूर छुपाने का प्रयास कर रहा है वो। और जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के नीचे एक इंसान को लटकाकर कंधार के ऊपर घुमाया गया, मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मेरे को लगा कि भाई आफ्टर ऑल तालिबान तो एक मखौटा है, असली चेहरा जो है पीछे वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के पायलट्स ने उसको उड़ाया होगा, और मेरे ख्याल से आगे भी जो एयर एसेट्स हैं उनको उड़ाने में पाकिस्तान के पायलट जो हैं काफी काम आएंगे, काफी वो मदद देंगे। जहां तक इनकी कैपेबिलिटीज का सवाल है, इन हथियारों का, स्पेशली एयरफोर्स के हथियारों का, तो इसके अंदर जो एवियोनिक्स हैं, जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, डिकॉयज हैं, इनकी जो लॉगरिथम है, ये सारी चीजें जो हैं अमेरिका डिसेबल करके चला गया है। तो बेसिकली वो सिर्फ एक फ्लाइंग मशीन है, वो इतनी कारगर होगी नहीं होगी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट कारगर नहीं होगी जी। देखिए लेकिन इतना सारा असला बारूद और इतने सारे अमेरिकी डॉलर अमेरिका इन तालिबानियों के हाथ में छोड़ के कैसे गया? दानवीर सिंह जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पूर्व MP अब्दुल जजाई हमारे साथ हैं। अब्दुल जजाई जी नमस्ते। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका ने तालिबान को रिकॉग्नाइज क्यों किया? क्योंकि इतने साल तो आपके साथ, यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकी फौज तो अफगानिस्तान फौजों के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी। अब ये सब कुछ तालिबानियों के हाथ में छोड़ दिया इन्होंने। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये जो 20 साल था अफगानिस्तान के तारीख में, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वो अच्छी सालों में थी। अफगानिस्तान ये 20 सालों में उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत पेशरफ्त किया है। हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो था करीबन पूरे दुनिया से इसका वो हो गया। सब कुछ वहाँ था, इंटरनेट था, बैंकिंग सिस्टम था, एजुकेशन था, और सब कुछ थी। अनफॉर्चुनेटली द मोमेंट जब हम आपसे बात कर रही थे, जो अमेरिका चलाया अफगानिस्तान से, वो नहीं चलाया, वो तो स्किप हो गया।
वहां से फरार हो चुकी है। अगर थोड़ा सा पास अफगानिस्तान का हिस्ट्री में जाएंगे तो सेंचुरी 19 में जो वो था अंग्रेज, वो आया था अफगानिस्तान में तो वो शिकस्त के चला है। सेंचुरी 20 में रूस जो था उस वक्त सोवियत यूनियन है, वो अफगानिस्तान में आया, अफगानिस्तान को कैप्चर किया था, मगर उन्होंने भी शिकस्त मिला है और वहां से चला है। द सेम टाइम सेंचुरी 21 में अभी अमेरिका का भी सेम हाल हो गया। इट मींस कि अफगानिस्तान का कैप्चर करना तो आसान है, मगर उस पर रूल करना, उसका लोग जो वहाँ रहते हैं उसके जहन पे और उसके दिलों पे रूल करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कोई अजनबी भी अफगानिस्तान के जो धरती है उसमें हुकूमत और रोल नहीं कर सकती है। और मेरे हिसाब से तो बाइडेन ने जो कुछ किया है, ये तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को उन्होंने, अमेरिका का जो है इज्जत था, अमेरिका का जो एक वो था, हम कहते हैं कि एक राज था, उसको उन्होंने डैमेज किया है। और मैं ये भी कहने हूँ कि वो करे, पूरी दुनिया से मज़ीरत चाहे, स्पेशली अफगानिस्तान से वो मज़ीरत चाहे कि उन्होंने 20 साल पर आप ये बात भी है। मानेंगे अब्दुल जज़ाई जी कि भाई भले ही कोई अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उस पर गवर्न नहीं कर सकता, उस पर शासन नहीं कर सकता, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं अफगान लोगों को भी ये मानना पड़ेगा कि वो आपस में बटे हुए हैं, इसीलिए तो दूसरे देश आकर यहाँ पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी देखिए तालिबान की जो के सूत्रधार जो हैं, कठपुतली है तालिबान, ISI और चीन के हाथों में। ये अनऑफिशियल जो आप कहते हैं, ये न्यूज़ को हमने भी देखा है, मगर ऑफिशियली कोई वो नहीं है, 100% इंफॉर्मेशन नहीं है कि इट इज राइट और रॉन्ग। मगर एक चीज मैं कहती हूँ, जो वो रेजिस्टेंस चल रही है अफगानिस्तान में, 34 प्रोविंसेस है और 33 ने तो कब्जा किया है तालिबान ने। एक जो पंजशेर का मसला है, वो पंजशेर में भी मेरे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी इट इज सिंस लास्ट 2 वीक दे एंटर इन पंजशेर। अभी भी 10% का जो पंजशेर है, वो मेरे हिसाब जो इंफॉर्मेशन है वो तालिबान उसमें उतर हो चुके हैं, मगर उन्होंने अभी तक फाइट नहीं किया है। उसका जो सीनियर अटॉर्नी उसके साथ जो हमारी वो है टेलीफोन पर उसकी बात करे चल रही है और उस इंफॉर्मेशन देते हैं, वो ये कहते हैं कि बात चल रही है और हो सकती है कि हम बगैर जो फाइटिंग है पूरे अफगानिस्तान पर अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद फ़हीम दस्ती ने कंफर्म किया है कि तालिबान ने एंटर करने की कोशिश की और उनके 6-7 तालिबानी लड़ाकों को रेजिस्टेंस फ्रंट ने मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तालिबान को लगता है कि वो अफगान लोगों के हित में काम कर रहे हैं, तो फिर बंदूक के दम पर क्यों कर रहे हैं? बैलेट के दम पर करें, बुलेट के दम पर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो रहता है। इस वक्त यहाँ बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स को अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के 2 टावर गिराने को कहा है। ये दोनों टावर नोएडा के सेक्टर 93 के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुपरटेक ने नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से दोनों टावर बनाए थे। 42 मंजिलों वाले इन टावरों में 950 फ्लैट हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक 2 महीने में सभी फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाए और 12% सालाना ब्याज भी दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक को 3 महीने में दोनों टावर गिराने होंगे और गिराने का खर्च भी खुद ही उठाना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स को RWA को 2 करोड़ रुपया हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। बहुत बड़ी खबर है, एहतशाम खान की खबर है कि सुपरटेक को कहा गया है कि 3 महीने में 42 मंजिलों के इन 2 टावरों को गिरा दिया जाए। ये सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बनाए गए ये टावर्स हैं, जिनको कि कोर्ट ने अब कहा है कि ये ग्रीन जोन के वायलेशन की तरह बनाए गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए हैं इन टावर्स को। क्या जब ये टावर बन रहे थे तब क्यों नहीं इनको रोका गया? क्यों इन टावर्स को बनाने की इजाजत दी गई? अब जो ये करोड़ों रुपए की लागत से ये जो बनाए गए हैं, इसको तोड़कर क्या होगा? और इस ग्रीन जोन को क्या रीड्रॉ कर इसको क्या मेंटेन नहीं किया जा सकता था? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। अब सुपरटेक अगर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे तो फिर इन्वेस्टर्स के पैसे वो कहां से देगा और 3 महीने में इसको गिराएगा कैसे? ये सारे सवाल भी हैं। एहतशाम खान के पास जाते हैं। एहतशाम, क्या कोर्ट ने इन दलीलों पर गौर किया? क्या सुपरटेक के पास इतना पैसा है कि सभी इन्वेस्टर्स 950 फ्लैट्स के इन्वेस्टर्स को 12 रुपए सालाना ब्याज के दर पर वो अपने घर वो पैसे वापस लौटा दे? क्या 2 करोड़ का हर्जाना देने की काबिलियत है सुपरटेक के पास?
देखिए, इन सब चीजों पर बहस नहीं हुई अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के सामने सिर्फ ये मामला था कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो कानूनी है या गैर कानूनी है। तो इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2014 में ये फैसला दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो बिल्डर्स हैं उनका एक साठगांठ हो जाता है अथॉरिटी के लोगों के साथ और उसके बाद गैर कानूनी निर्माण किए जाते हैं और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये दोनों टावर्स को गिराने होंगे। जहां तक पैसा वापस करने का बात है, और जो आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि क्या उन लोगों का जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है पैसा, कहीं उसका पैसा फंस ना जाए, अपने आप को सुपरटेक दिवालिया ना घोषित कर दे। तो अब जब ये आदेश आ गया है 3 महीने में अगर डिमोलिशन नहीं हो पाता है, लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तब ये दोबारा से मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और वहां पर कोर्ट देखेगा कि क्या सुपरटेक की वो क्षमता है पैसा वापस करने की या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए कोई तरीका निकाला जाएगा। पर जिन लोगों के साथ साठगांठ की थी, ब्रेक का वक्त हो चुका, लेकिन एहतशाम मैं जल्दी से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के साथ साठगांठ की थी उनके ऊपर क्या क्रिमिनल कार्रवाई हुई है, उनको क्या सजा दी गई है? अब इतने बड़े बड़े टावर बन गए हैं, ये टावर तो अब खड़े हो गए हैं, अब इनको तोड़ने से क्या और नुकसान नहीं होगा? हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि जो अधिकारी इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा है ये हमें देखना होगा जब आदेश सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट पे अपलोड होगा। अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाया गया है जिसमें सिर्फ यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि इन टावर्स को गिराया जाए। अब बाकी निटिग्रिटीज जो है हमें शाम तक पता चल पाएंगी जब जो अपलोड किया जाएगा फैसला। या इसी केस में सवाल यही बनता है कि 2014 से ये टावर यहां खड़े हैं, आज 2021 हो गया है, तब तक ग्रीन जोन में ये टावर वैसे के वैसे खड़े हैं। क्या बिल्डर के ऊपर हेवी फाइन कर उसको ये नहीं कहा जा सकता था कि कम से कम 200 से 300 हेक्टेयर में आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपको इस तरह की ये होगी, और इन टावर्स को रहने दिया जाता, क्योंकि 950 फ्लैट्स हैं जिसमें लोगों ने पैसा लगाया है। अब वो पैसा वापस नहीं आएगा, बिल्डिंग भी गिर जाएगी, जमीन भी खराब हो जाएगी, ग्रीन जोन का तो वैसे ही बंटाधार हो गया। तो क्या ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है? किस तरह का जजमेंट है? विस्तार से इस पर भी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन अखाड़ा में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने मुस्लिम लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद फरमान जारी किया है जिस पर बहस गर्मा गई है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उनकी अपने धर्म की सही ज्ञान या पहचान नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील की ताकि वहां उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। मौलाना मदनी की दलील है कि कुछ और गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के सचिव गुलजार आजमी ने इस फरमान पर क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। मर्द और औरत जो नामहरम है उनको इकट्ठा होने के लिए मना किया है। उनकी मिसाल आग और लकड़ी से दी है कि जिस तरीके से आग और लकड़ी एक जगह रहने के बाद उसमें आग पैदा होगी, इसी तरीके से एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत के जमा होने के बाद वो सब कुछ होगा जो दुनिया में हो रहा है। कि हमारे संविधान ने कहा है कि हर शख्स को उसकी मजहबी आजादी हासिल है, वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। पर्सनल फेथ और पर्सनल लॉ में फर्क है, और ये फर्क जो है ये भी संविधान में बहुत साफ लिखा है कि आपको अपने पंथ को मानने की आजादी है, लेकिन संविधान के विरोध में कृत्य करने की आजादी नहीं है। भारत संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। अब वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौलाना के बयान को मुस्लिम तुष्टिकरण वाला बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि को एजुकेशन पर कहा कि लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजना चाहिए, जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। देखिए, जो भी जैसा इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति की जा रही है,
और उसके कारण से इस प्रकार की बातें की जाती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। और भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। सर, सानिया मिर्जा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये बार बार कहते हैं कि चूंकि कहा जाता है यहाँ बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अलग अलग भेजिए। बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये हमारा नारा है। बाकी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। कार्रवाई होगी सर ऐसे लोगों पर? निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। जो समाज में इस प्रकार का विष घोलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ये तालिबानी माइंडसेट है ऐसा कह रहे हैं बहुत सारे लोग। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, हमारे साथ हैं। साजिद रशीदी साहब नमस्ते। तालिबान ने हेरात में कहा लड़के और लड़कियां साथ में नहीं पढ़नी चाहिए। यहाँ जमीयत उलेमा हिंद कह रहा है लड़का लड़की साथ में ना पढ़े। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारे देश में एक संविधान है और देश के संविधान ने हमें बहुत सारी आजादी दी है। उनमें एक आजादी ये भी है कि हम अपने धर्म पर अमल भी करें और उसका प्रचार प्रसार भी करें। अमल करना तो ये है कि हम खुद मुसलमान बने पहले, और उसके बाद में प्रचार प्रसार का मतलब ये होता है कि हम अपने मुसलमानों तक इस्लाम की बात को पहुंचाएं। ये मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है। मौलाना मदनी साहब ने जो बयान दिया है, मुझे आप बताइए संविधान की कौन सी अवहेलना है इसमें, या इसमें तुष्टीकरण कौन सा हो गया? मौलाना मदनी कोई किसी पार्टी से के नेता है? मौलाना मदनी एक धार्मिक गुरु हैं, एक विद्वान है इस्लामिक। आप उनके बयान को तालिबान से या ऐसे लोगों से जोड़कर देख रहे हैं जो वाकई तुष्टीकरण करते हैं। आप उनके बयान को विवादित बयान मत कहिए, मुझे आपत्ति है इस बात पर। आप बार बार आपत्ति, देखिए संविधान आपको आपके पंथ को फॉलो करने की और उसको प्रोपोगेट करने की भी इजाजत देता है, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि पर्सनल लॉ और पर्सनल फेथ में फर्क है। साजिद रशीदी साहब, तो आपका किसी व्यक्ति का खड़े होकर ये कहना कि आप साथ में नहीं पढ़ सकते, ये किसी धर्म में नहीं लिखा है कि कौन कैसे कहां पढ़ सकता है। क्या पढ़ाना है ये बात? हाँ, इस बात की आप कह सकते हैं कि हमें किस बात की तालीम देनी है और किस चीज को सिखाना है, लेकिन कौन कैसे बैठेगा, कौन कैसे सीखेगा, ये कहीं धर्म में नहीं लिखा। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। नरसिम्हा जी, धर्म का ज्ञान आप मत दीजिए। आप धार्मिक, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान बेटा और बेटी में फर्क की बात नहीं करता, साथ में पढ़ने की और सबको पढ़ने के अधिकार की बात करता है। मैं तो संविधान की बात मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, मुझे बुलाया आपने। हाँ, इस्लाम ये कहता है, आप अपनी बात रखिए, पर मुझे भी तो मेरे बात रखने का, मेरी बात और मेरे सवाल पूछने का हक है। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस्लाम ये कहता है कि शादी से पहले निकाह के बगैर एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़का एक साथ ना रहें, एक साथ ना बैठें, एक साथ ना चलें फिरें। इस्लाम कहता है इस बात को। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर इस पर आप बहस करोगे तो एक प्रोग्राम रखिए, वो सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो अगर मौलाना मदनी ने कहा है तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। आपको पता है कुछ इस तरह के हिंदू संगठन खड़े हुए, एक लड़का और एक लड़की है ना, तो एक क्लास के अंदर सिर्फ एक लड़का और एक लड़की तो है नहीं। एक साथ एक क्लास में तो एक ग्रुप है, एक समुदाय है। लड़कों के लिए अलग रूल, लड़कियों के लिए अलग रूल। हाँ, अगर आपको ठीक करना ही है तो लड़कों की मानसिकता को ठीक करिए। सारे जो रूल है वो सारी लड़कियों के लिए क्यों? बेटियों को अगर आपको लगता है कि लड़कों का दिमाग खराब हो जाता है, लड़के भटक जाते हैं, तो फिर आप लड़कों को घर पे रखिए। लड़कों को कहिए कि बुर्का पहन के निकले, अपने चेहरे ढककर निकले, अपनी मानसिकता को ढककर निकले। सुनिए, मैं आपका दिमाग तो नहीं ठीक कर सकता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को तो समझा सकता हूँ। हाँ, पर आप अपने बेटों को नहीं समझा सकते। अपनी सोच तो ठीक कीजिए। इस्लाम बता सकता हूँ। मुझे तो तकलीफ आपकी सोच से है मौलाना साहब, कि आप जो सिखाना चाहते हैं सिर्फ बेटियों को सिखाना चाहते हैं। बेटों को क्या सिखा रहे हैं आप मुझे ये तो बताइए, बेटों को क्या सिखा रहे हैं? बेटा और बेटी में फर्क करना है, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे तकलीफ तो आपकी सोच से है। कार्रवाई होगी। सुनिए, अभी मौर्या जी कह रहे थे कार्रवाई होगी। मुझे बताइए संविधान के कौन से अनुच्छेद के मुताबिक इस पर कार्रवाई हो सकती है? आप बता दीजिए, मौर्या जी बता दीजिए। जो जानबूझकर लोगों में फर्क करे और फिर जेंडर बायस करे, तो जेंडर बायस तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता।
और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आपकी सोच में प्रॉब्लम है। मेरे सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे? आप बेटों को हिदायत क्यों नहीं देते? फरमान जो है वो बेटों को क्यों नहीं होता? फरमान जो है वो बेटों के लिए क्यों नहीं है? फरमान जो है वो बेटों की मानसिकता के लिए क्यों नहीं है? फरमान जो है घर के बाप जो है उनके लिए क्यों नहीं है कि अपने बेटों को सिखाए कि औरतों की इज्जत कैसे की जाए? और अगर अपने आप को तमीज से नहीं, अगर अपने आप को नहीं रोक सकते तो अपने आप को घर में कैद करे, बेटियों को क्यों कैद करे? अच्छा, आप मेरे बेटों की बात कर रहे हो, मैं आपके बेटों की बात कर रहा हूं कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों को लेके जा रहे हैं। मैं तो बेटों और बेटों की बात कर रहा हूं, बेटों और बेटियों की बात कर रहा हूं, मैं आपके सोच की बात कर रहा हूं। मैं तो सोच की, मेरी तो सोच बहुत साफ है। जो अपने आप को देखिए, ये तो मुस्लिम समुदाय के बेटे हैं जो हिंदू नाम लेकर फेसबुक में अपने प्रोफाइल बना रहे हैं। ये तो मुस्लिम समुदाय के बेटे हैं जो आज औरतों को काम करने से रोक रहे हैं। ये मुस्लिम समुदाय के बेटे हैं जो औरतों को कह रहे हैं कि अपने आप को पूरी तरह से ढक लो, अपना चेहरा भी मत दिखाओ। ये मुस्लिम समुदाय के बेटे हैं जो कहते हैं कि सुन्नी मस्जिदों में आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये रूल केरला में है, ये मुस्लिम समुदाय के बेटों ने बताया। ये मुस्लिम समुदाय का ही बेटा है जो आज अपने आप को मौलाना कहकर ये कह रहा है कि बेटियों को घर में रहना चाहिए और फरमान बेटियों के लिए होगा और बेटों के लिए नहीं होगा। ये सोच तो आप दिखा रहे हैं, मैं नहीं। ये सोच तो मुस्लिम बेटे दिखा रहे हैं, मैं नहीं। बोलिए, मुसलमान को गाली देना बंद कीजिए। मैंने किसी को कौन सी गाली दी? मैंने किसी को कौन सी गाली दी? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अगर सवाल पूछना गाली है, तो आपकी सोच में खराबी है। अगर बेटों को हिदायत देना गलत बात है तो आपकी सोच में तकलीफ है। अगर आपकी सोच तालिबानी मानसिकता से मेल खाती है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? और अगर आपको इससे तकलीफ हो रही है तो आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। मैं तो इस्लाम बताऊंगा, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो इस्लाम बताऊंगा। जाकिया सोमन जी हमारे साथ हैं। साजिद रशीदी साहब, देखिए आपकी सोच में डिफेक्ट है, उस सोच को ठीक करना जरूरी है। जाकिया सोमन जी, ये ऐसे बेटे हैं जो कि सिर्फ बेटियों के लिए हिदायत देना चाहते हैं और फरमान जारी करना चाहते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि बेटे और बेटी साथ में नहीं बैठ सकते। तो ये बेटों को क्यों नहीं कहता कि घर पे रहें? बेटों को क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी सोच ठीक नहीं है तो तुमको घर पर रहना होगा जब तक तुम्हारी सोच ठीक नहीं होती? सारी पाबंदियां, सारे फरमान बेटियों के लिए क्यों? जी आनंद, ये जो बात कही गई है उससे कम से कम मैं तो सहमत नहीं हूँ। और जो बेटियों का एजुकेशन का जो मुद्दा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम मुद्दा है। और अगर बेटियां एम्पावर होगी, बेटियां एजुकेट होगी, बेटियां इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो देश भी आबाद बनेगा। तो ये एक बेसिक प्रीमाइस है। लेकिन ये जो बात है कि क्या आइडियली बेटियों को अलग स्कूल में भेजना चाहिए, बेटों को अलग स्कूल में भेजना चाहिए, ये एक बहुत ही इजी स्टैंड लेने की बात है कि बेटियों को अलग कर दो, बेटों को अलग कर दो। रादर देन के हम समाज में इस तरह का सुधार लाएं, हम हमारे बेटों को सिखाएं, हमारे बेटों को इस तरह की शिक्षा दें, इस तरह की तालीम दें कि लड़कियां भी आपके बराबर है। और ये जो मानसिकता है, ये पुरुष प्रधानता की जो मानसिकता है वो सभी मजहबों में पाई जाती है आनंद, सभी कम्युनिटीज में पाई जाती है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में पाई जाती है। हमने यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर जी ने ऐसी बात की है कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती। आमतौर पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सभी पार्टियों से, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, सभी की बात है। सभी पार्टियों के जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, यहाँ तक के सिटिंग मिनिस्टर्स होते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं कि लड़कियों को अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है, मॉलेस्टेशन हो रहा है, रेप हो रहा है तो उनको घर से बाहर मत जाने दो। ये भी बोल देते हैं कि उनको मोबाइल का इस्तेमाल करने से रोक दो। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारे देश के समाज में जो एक पुरुष प्रधानता है और जो सोच आज आजादी के 70 साल के बाद भी वो सोच हमारे दिमागों में से गई नहीं है। बिल्कुल। और मैं मानता हूं जाकिया जी कि अगर तकलीफ, प्रॉब्लम लड़कों में है, प्रॉब्लम बेटों में है तो बेटों को डिसिप्लिन कीजिए, बेटियों को पर पाबंदी मत लगाइए। इस बात पर तो मैं पूरी तरह आपसे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन क्या एक बात, ये जो इंटरप्रिटेशन है दीन का, ये जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक लड़का लड़की साथ में उठे शादी से पहले, और ये इसको स्कूल से जोड़ना, बच्चों से जोड़ना और एजुकेशन से जोड़ना और इसको जस्टिफाई करना, ये क्या ठीक है? बताइए।
ये हर एक का अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है अपनी अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं जानती हूँ, मैं इस बात से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रही हूँ कि अल्लाह ने औरत और मर्द में, लड़की या लड़के में फर्क नहीं किया है। और जितने भी आयतें हैं कुरान में पढ़ने को लेके या काम काज को करने को लेके, सब में अल्लाह ने मैन और वुमन, औरत और मर्द दोनों को इक्वली संबोधित करके बात कही है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, वो मैं नहीं मानती हूँ। ये उनकी सोच में फर्क है। तो क्योंकि जो जिसको शरिया बोलते हैं कानून, जो इस्लामिक कानून है, वो इंटरप्रिटेशन पे आधारित है। तो जब इंटरप्रिटेशन होगा तो अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन होगा, फिर उसमें मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, उसमें डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। तो क्या वजह है कि जो लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं, जहाँ बेटियां बहुत कुछ बन गई हैं, इंजीनियर्स बन गई हैं, डॉक्टर्स बन गई हैं, इवन पायलट्स बन गई हैं, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस्लामिक बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वहाँ वो इतनी आगे बढ़ी है। तो ये अपनी अपनी सोच का मामला है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो मुखिया हैं, उनको अपनी सोच को तालमेल, जो समय है, समय के साथ तालमेल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बट ये बात मैं जरूर कहूंगी कि प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है। वो तो मैं पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ जाकिया जी, बिल्कुल। और मैं पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो पुरुष प्रधान सोच है, इस सोच में खराबी है। लेकिन इस सोच को ये कहना कि दीन जो है, धर्म जो है, वो इसको जस्टिफाई करता है और इसकी इजाजत देता है, ये भी गलत है। तो सोच को ठीक करने की जरूरत है। जाकिया सोमन जी और साजिद रशीदी साहब, धन्यवाद। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्ते। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। शिवानी के साथ बने रहिए।